हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर एक बार देखिए, मैं आज की जो क्लास लेकर आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूँ और इससे हर साल ग्रुप डी और आईसीएआर जैसे एग्जामों में 102 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, जिसका नाम है टैक्सोनमी। ठीक, टैक्सोनमी या वर्गीकरण, उसको वर्गीकरण भी कहते हैं। टैक्सोनमी या वर्गीकरण, ये मतलब ये दो तीन पार्ट कोशिका है, एक टैक्सोनमी वर्गीकरण है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक से जो क्वेश्चन है वो इन्हीं दो चैप्टर से आते हैं, कोशिका, टैक्सोनमी। ये हम देखेंगे क्या कहते हैं कि एग्जाम में किस तरह से आते हैं, और मैं पढ़ाता हूँ, देखो कैसे कैसे मतलब हम इसे बेस पढ़ेंगे इसका। और मैं इसमें मतलब टोटली पढ़ाने वाला हूँ कि टैक्सोनॉमी से तुम्हारे कोई क्वेश्चन रहे ना। इसमें टोटल बताने वाला हूँ कि टैक्सोनॉमी क्या है। ठीक है, ये वर्गीकरण कैसे हुआ था। देखो, वर्गीकरण की जो शुरुआत करी थी, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, सबसे मेन चीज़ तो ये है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो बच्चों वर्गीकरण की आवश्यकता ये पड़ी कि हम जीवों का जो अध्ययन है वो ठीक से नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा जीव कहाँ सर्वाइव कर पा रहा है। कि अगर हम देखें कि जैसे व्हेल मछली को देखो आप, व्हेल मछली व्हेल मछली बस कहाँ रहती है, जल में ही रहती है। आप देखेंगे कभी तुमने पृथ्वी पर घूमती देखी है व्हेल मछली, नहीं रह सकती। तो मतलब हमें इन चीज़ों की जानकारी पता हो कि कैसे कैसे मतलब ये जंतु कहाँ कहाँ रहने वाले हैं, तो इसके लिए एक अलग प्रकार से एक चैप्टर ही बनाया गया वर्गीकी, और इसमें वैज्ञानिकों ने अपना अपना अलग अलग योगदान दिया। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण करने के जो प्रयत्न करा था, सबसे ही पहले जो करा था वो अरस्तु ने करा था। ठीक है, अरस्तु जो थे, अरस्तु नाम के वैज्ञानिक, अरस्तु को मतलब बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। अरस्तु को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। ठीक है, अरस्तु के लिए एरिस्टोटल कहते हैं, एरिस्टोटल एरिस्टोटल कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अरस्तु ने सबसे पहले वर्गीकरण की शुरुआत करी थी, तो उन्होंने किस चीज़ पर शुरुआत करी थी कि कौन से जीव जल में रह रहा है या वायु में उड़ रहा है, ठीक है, या पक्षी है। तो वो उन्होंने पहचान करी थी कि पक्षी क्या है, पक्षियों के पंख होते हैं। ठीक है, उनके मतलब उड़ते हैं वो, जल में रहने वाले। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग तरह से वायु में रहने वाले को अलग भागों में बांट दिया, जल में रहने वालों के लिए अलग कर दिया, और पक्षियों को पक्षी में रहने दिया। ठीक है, तो इस तरह से टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे कि इससे अगले जो वैज्ञानिक आए थे उनमें क्या था कि वर्गीकरण में देखो शरीर की बनावट, मतलब शरीर की बनावट कैसी है, पहले तो ये देखते हैं उसमें शरीर की बनावट कैसी है। क्या उसके शरीर पर बाल है, मतलब ये देखो, मतलब अगर हमने बकरी देख ली, बकरी की प्रजाति की कौन है, हिरन बकरी की प्रजाति से आता है। हिरन हिरन है ना, भेड़, ये सब बकरी की प्रजाति से आते हैं ना, आते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं ना, बाल होते हैं, और ये सब के सब शाकाहारी हैं। तो ऐसे मतलब इनकी पहचान कर करके इन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा गया था। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी की शुरुआत यहीं से होती है कि हम इनका अध्ययन ठीक से कर पाएँ। तो वर्गीकी का जो देखो शुरुआत हुई थी, हिप्पोक्रेटस और अरस्तु सबसे पहले आए थे। हिप्पोक्रेटस और अरस्तु, इस बात को नोट कर लिखेंगे। हिप्पोक्रेटस हिप्पोक्रेटस यहाँ है, हिप्पोक्रेटस। और कौन आए थे, अरस्तु आए थे सबसे पहले। तो अरस्तु ने और हिप्पोक्रेटस ने जो बात बताई थी, तो जंतुओं के वर्ग बनाए उन्होंने। कौन कौन से वर्ग बनाए थे, देखो जंतुओं के जो वर्ग बनाए थे हिप्पोक्रेटस और अरस्तु ने, पक्षी वर्ग बनाया था, एक एक कीट वर्ग बनाया था, जितने भी कीड़े थे उन्हें कीट वर्ग में रखा, एक मत्स्य बनाया। इन भागों में उन्होंने बांटना, मछलियों के लिए मत्स्य में रखा, मछलियों के लिए मत्स्य में रखा, मत्स्य के अंदर मछली को रखा था। ठीक है, तो ये हिप्पोक्रेटस और अरस्तु की शुरुआती वर्गीकरण था, लेकिन ये ज़्यादा दिनों चला नहीं। इसके बाद दूसरे आते हैं जॉनरी। देखो, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखना, एक हम पढ़ेंगे इसमें, तो एक शब्द पढ़ेंगे जाति। जाति शब्द किसने दिया था, ये मैं बहुत दिनों से इस बात को मतलब सोच भी रहा था कैसे पढ़ाऊंगा मैं। तो जाति शब्द जो दिया था, जाति शब्द जो हम पढ़ते हैं, जाति ये नहीं कि हमारी तुम्हारी जाति वाला नहीं, कि जैसे सबसे पहला होता है, सबसे छोटी इकाई होती है जाति। किसी भी जंतु की अगर वर्गीकरण करें, अगर उसके वर्गीकरण कर दिया जाता है, तो सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति। तो जाति शब्द जो दिया था किसने दिया था, जॉनरी ने दिया था। किसने दिया था, जॉनरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, जाति शब्द दिया था। ठीक है, और आगे देखो, इसके बाद आते हैं कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस
लीनियस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कैरोलस लीनियस का। कैरोलस लीनियस ने एक बुक लिखी थी, मतलब उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक पुस्तक लिखी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी नाम की एक पुस्तक लिखी और उसके अंदर वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा, उन्होंने 2 भागों में बांट दिया था। उन्होंने 2 भाग बांटे, कैरोलस लीनियस ने 2 भाग बांटे। कैरोलस लीनियस लीनियस ने द्विनाम पद्धति भी दी थी ना, इसे 2 भागों के लिए द्विनाम भी कहा गया था। इसे द्विनाम पद्धति भी कहते हैं, द्विनाम पद्धति भी कहते हैं इसके लिए, द्विनाम पद्धति। सही है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या बताया था, कैरोलस लीनियस ने बताया था कि जितना भी ये संसार है उसमें 2 ही पाए जाते हैं, 2 चीज़ें पाई जाती हैं। उन्होंने बताया था कि संसार को 2 भागों में बांट दिया उन्होंने। एक तो बांटा था जंतु जगत में, एक बनाया था उन्होंने जंतु जगत, और एक बनाया था उन्होंने पादप जगत। तो इन्होंने पूरे संसार के लिए जंतु जगत, जितने भी जंतु थे जो मतलब सांस ले सकते थे, मतलब चल फिर सकते थे, जलवायु के आधार पर जंतु को बांट दिया, कौन सा जंतु या कौन सा पेड़ या कौन सा पौधा किस जलवायु में पनप रहा है या किस जगह पर रह रहा है ना, कहाँ पर उस प्रकृति में ढल रहा है। तो इसके आधार पर उन्होंने 2 भागों में बांट दे, जंतु जगत और पादप जगत। उनकी अगर किताब का नाम पूछा जाए तो इनकी किताब का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुरी नाम की ये किताब लिखी उन्होंने कैरोलस लीनियस ने, और उसमें क्या बताया था कि जंतु जगत और पादप जगत में बांट दिया था। कैरोलस लीनियस के लिए वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस कैरोलस लीनियस के लिए वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मतलब वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, वर्गीकी का पिता या फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी ये भी ना बोला जाता है। ठीक है। तो वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लीनियस के लिए, क्योंकि इन्होंने कौन सा वो दिया था, ये इनसे एक क्वेश्चन 2 जगत, मतलब इन्होंने 2 जगत दिए थे, पादप जगत और जंतु जगत। तो इनका इस प्रकार से भी आता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 2 जगत वर्गीकरण वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो शुरुआत से ही हमें शुरुआत की क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इसे पता है प्रोटोकोल डेटा कोर डेटा ये सबसे आते हैं, लेकिन ये बातें सबको मालूम ना होती कि ये बातें सबको पता नहीं होती हैं कि मतलब ये 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 4 जगत किसने दिया था, है ना, और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। तो 2 ज़्यादा आते हैं, तो कैरोलस लीनियस का और एक रॉबर्ट विटेकर का, 2 पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था, 2 जगत वर्गीकरण 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, कि उन्होंने 2 जगतों में बांट दिया था पूरे संसार के लिए। एक तो था जंतु जगत, एक तो जंतु जगत में, और एक पादप जगत में इन्होंने बांट दिया था। ठीक है। तो ये बात हम नोट करके लिख लेंगे। कैरोलस लीनियस की ये एनसीईआरटी वाली जो बुक है उसमें नहीं मिलेगी, एक बार के लिए, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए सब के सब लिख लेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया था, एक जंतु जगत दिया था और एक पादप जगत दिया था। तीसरी बात, कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी थी। कैरोलस लीनियस ने कैरोलस लीनियस ने क्या दिया था, द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति का मतलब क्या था, द्विनाम पद्धति किसने दी थी, तो कैरोलस लीनियस ने, ये क्वेश्चन भी आता है। द्विनाम पद्धति का ये था कि एक तो वंश का नाम, एक वंश होता है किसी भी, मतलब कोई भी मतलब जगत है, फाइलम कोई भी हो तो उसमें एक तो वंश होता है जिसे जीनस कहते हैं, एक तो वंश होता है जीनस, और एक था जाति, स्पीसीज। सही है। तो ये दोनों चीज़ों का द्विनाम पद्धति दी थी उन्होंने। ये बताया था कि एक नाम दे, वैज्ञानिक नाम, अगर हम वैज्ञानिक नाम की शुरुआत अगर तुम्हें समझाऊं मैं अपनी भाषा में, तो वैज्ञानिक नाम की शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, कैरोलस लीनियस ही थे। उन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। उन्होंने बताया था कि वंश का नाम बड़े अक्षर से लिखते हैं, मतलब वंश अगर हो, कोई वंश हो, किसी जाति का वंश है, कोई वंश चला आ रहा है,
तो वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से, ठीक है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू करते हैं, बड़े अक्षर से शुरू करेंगे, बड़े अक्षर से शुरू करेंगे वंश का नाम, ठीक है। अगर कोई जाति है वंश, उसका नाम बड़े अक्षर से शुरू करेंगे। द्विनाम पद्धति में दिया था किसने? कैरोलस लीनियस ने बताया था ये बात। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि मतलब कैरोलस लीनियस ने क्या बताया, द्विनाम पद्धति में वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से और जाति का नाम अंग्रेजी के छोटे अक्षर से, और इटैलिक लिखेंगे, इटैलिक का मतलब तिरछा लिखेंगे, तिरछा। जाति का नाम छोटे अक्षरों से शुरू करते हैं, जाति का नाम छोटे अक्षर से। तो ये क्यों जरूरत पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर हमारे यहाँ तो मतलब डॉग मिस कुत्ता होता है, डॉग मिस कुत्ता, डॉग मानी कुत्ता कहते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह पर सोचो, कुत्ते को कुत्ता ने कहते हो, कुछ और कहते हो। सपोज करो तुम दूसरी जगह पर डॉग के लिए डॉग ने कुत्ता कहते हो, जैसे हमारे यहाँ पर भैंस के लिए भैंसी कहते हैं, भैंस के लिए भैंसी कहते हैं। दूसरी जगह पर ना बोलते बफेलो बोलते हो, सही है ना, अंग्रेजी भाषा में बफेलो कहते हैं भैंस के लिए। लेकिन अगर हम इसका एक वैज्ञानिक नाम दे दें, इसका अगर हम एक वैज्ञानिक नाम दे दें तो वो क्या रहेगा, वो पूरे वर्ल्ड में चलेगा, पूरे संसार के अंदर पूरा वर्ल्ड उसी नाम से मतलब उस जीव को जानेगा, उसी जीव को एक ही नाम से जानेगा। ये बात आप समझ सकते हैं कि द्विनाम पद्धति की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी, ठीक है। तो वंश का नाम बड़े अक्षर से और जाति का नाम छोटे अक्षर से लिखा जाता है, ये बात नोट करके लिख लेंगे, ठीक है। कि पहला अगर किसी में लिख रहे हो और अगर हम इसे हाथ से लिखेंगे, अगर हम इसे हाथ से लिखें, देखो मैं तुम्हें भी बताता हूँ कि एक हेमोसेपियंस कहते हैं हम, अगर मनुष्य हैं, मनुष्य प्रजाति जो है, मनुष्य हम भी एक जीव हैं, तो मनुष्य प्रजाति का जो नाम है, मनुष्य प्रजाति का वैज्ञानिक नाम जो वो क्या है, हीमोसेपियंस है। तो हीमो जो है, हीमो हमारा वंश है, ठीक है, और सेपियंस जो है, सेपियंस 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 जो है ये हमारी जाति है, ठीक है। तो हीमो मतलब जो बड़े अक्षर से लिख देगा, अगर ऐसे लिख कर जो हमसे पूछ ले क्वेश्चन में पेपर में जाके कि भाई ये हीमो जो है ये क्या दर्शा रहा है, तो ये जाति के लिए मतलब ये वंश दर्शा रहा है, और स्पेसीज जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, सीधा हो जा भाई, स्पेसीज जो दर्शा रहा है वो क्या दर्शा रहा है, स्पेसीज दर्शा रहा है हमारी जाति के लिए, ठीक है। तो हमारी जाति के लिए दर्शा रहा है स्पेसीज, वंश के लिए दर्शा रहा है हमारा क्या कहते हैं, हीमो, ठीक है। तो लेकिन ये जो है ये तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और ये जो है थोड़ा तिरछा लिखा जाता है, इटैलिक ऐसे, SAPIENS इस फॉर्म में लिखा हुआ होगा, तो वो क्या होगा, मतलब उसकी जाति का नाम है। अब देखो अगर हम इसे हाथ से लिखते हैं, उन्होंने यही बताया, क्या कहते हैं कैरोलस लीनियस ने, अगर हम इसे हाथ से लिखें, अगर हम इसे हाथ से लिखेंगे हीमोसिपियंस के लिए, तो मतलब जाति के नीचे अलग अंडरलाइन, ठीक है। जैसे हीमो लिखा मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोसेपियंस लिखा मैंने, सेपियंस लिखा मैंने, लगा लो। तो हीमो के नीचे अलग अंडरलाइन लगा दूंगा मैं, और सेपियंस के नीचे अलग अंडरलाइन, ये बात भी उन्होंने बताई थी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस बात के लिए समझ गए होंगे, और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि सारे वर्ल्ड में हर जीव को अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम पूरे वर्ल्ड में एक ही होता है, सही है। तो अब हम देखो बढ़ते हैं अपनी आगे की बिंदु की ओर। तो दो जगत वर्गीकरण जो दिया था, ये किसने दिया था, आप समझ गए होंगे। दो जगत वर्गीकरण ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दो जगत वर्गीकरण जो दिया था वो किसने दिया था, दो जगत वर्गीकरण दिया था, क्या कहते हैं, कैरोलस लीनियस ने। ये क्वेश्चन बहुत आया है, और कैरोलस लीनियस के लिए वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है, कैरोलस लीनियस ने दिया था दो जगत वर्गीकरण, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है, दो जगत वर्गीकरण। उन्होंने कौन कौन से जगत बताए थे, ये बात पूछी जाए तो एक तो जंतु जगत में बांटा था पूरे वर्ल्ड के लिए, और एक पादप जगत में, एक पादप जगत में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मैं सोचता हूँ समझ में आ गया होगा। कैरोलस लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया था, जंतु जगत और पादप जगत, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था, तो वो कैसे होएगा, तो मैं बताता हूँ। देखो तीन जगत वर्गीकरण, बच्चा घबराने की बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट बना दूंगा, आप विश्वास कीजिए बस, कि वीडियो को लगातार रोज ही विजिट कीजिए। मतलब ये यूट्यूब जो है ज्ञान का सागर है, मतलब यहाँ पर बहुत सारी वीडियो आती हैं, भटक जाते हैं बच्चे, लेकिन लगातार, चाहे मेरी ना देख के आप किसी और टीचर की देखिए, लेकिन लगातार वीडियो देखिए, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। अगर आप एक वीडियो मेरी देखी, एक उसकी देखी, एक उसकी देखी, तो इस तरह से कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो जो भी क्या कहते हैं, आप कहीं से भी अगर पढ़ रहे हैं
तो वीडियो लगातार एक ही टीचर की देखें और एक ही टीचर से पढ़ें, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। चाहे तो मेरी ना देखो, मैं ये नहीं कह रहा मेरी वीडियो देखो, किसी और टीचर की भी देखना चाह रहे हैं तो क्या कहते हैं, एक लगातार ही वीडियो देखिए। तो तीन जगत वर्गीकरण की बात करें, इसके बाद आता तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? तीन जगत वर्गीकरण दिया था, वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो उनका नाम है, तीन जगत वर्गीकरण देने वालों का, हैकल। हैकल कहते हैं, मतलब इनका पूरा नाम था आर्नेस्ट हैकल, ठीक है। तो ए हैकल लिख देता हूँ मैं, समझ जाइए, आर्नेस्ट हैकल थे, सही है। आर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था, ठीक है। तीन जगत वर्गीकरण, दो जगत कैरोलस लीनियस और तीन जगत मतलब आर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या जोड़ा था इसके अंदर? आपसे पूछे हैकल ने कौन सा जोड़ा था? प्रोटिस्टा जोड़ा था बच्चा। प्रोटिस्टा जो जोड़ा था, किसने जोड़ा था? आर्नेस्ट हैकल ने जोड़ा था। अगर आपसे पूछा जाए हैकल ने कौन सा जगत जोड़ा था, तो प्रोटिस्टा जगत जोड़ा था। या आपसे मुझे प्रोटिस्टा जगत किसने जोड़ा था? तो आर्नेस्ट हैकल ने, सही है। तो अगली बात हम पढ़ते हैं, देखो फिर आता चार जगत वर्गीकरण। चार जगत वर्गीकरण किसने दिया था? चार जगत वर्गीकरण जो दिया था वो किसने दिया था? चार जगत वर्गीकरण, चार जगत वर्गीकरण देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो कोपलैंड थे। क्या नाम था उनका? कोपलैंड। कोपलैंड नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने चार जगत वर्गीकरण दिया था। तो उन्होंने कौन सा जगत दिया था? मोनेरा। क्या दिया था? मोनेरा। मोनेरा जगत किसने दिया था? तो आप बता देंगे, कोपलैंड ने दिया था चार जगत वर्गीकरण में, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखो अब मैं बताऊंगा फिर पांच जगत वर्गीकरण बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो दो चार जगत जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट, पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण, पांच जगत वर्गीकरण ये बहुत पूछा जाता है। पांच जगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पांच जगत वर्गीकरण दिया था रॉबर्ट विटेकर। इसका नाम है रॉबर्ट विटेकर। विटेकर, रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। और इन्होंने क्या जोड़ा था? कवक जोड़ा था। क्या जोड़ा था? कवक, ठीक है। तो ये पांच जगत वर्गीकरण हो जाता पूरा। तो अगर आपसे पूछा जाए, देखो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। कैरोलस लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण दिया था, ठीक है। फिर आगे आते हैं, तीन जगत वर्गीकरण किसने दिया था? आर्नेस्ट हैकल ने। और क्या जोड़ा था? प्रोटिस्टा जोड़ा था। चार जगत वर्गीकरण रहेगा। चार जगत वर्गीकरण जो था किसने? अभी बताया था मैंने, कॉपलैंड ने दिया था, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कौन कौन से कितने मतलब जगत बन गए थे। तो जगत के लिए कितने भागों में बांट दिया? जगत के लिए या किंगडम के लिए, किंगडम को पांच भागों में बांटा गया, सही है। ये देखते जाएंगे आप। नंबर एक पर आता था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किसने दिया था ये शब्द? तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटिस्टा अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ठीक है। नंबर दो आता है प्रोटिस्टा के बाद मोनेरा। ये पहला मोनेरा जगत आता है, सॉरी। अब देखते हैं, ठीक है। मतलब मैं जब गलत लिख दिया था, अब देखता हूँ। वर्गीकरण जो दिया था किंगडम, वो किस किस भाग में दिया था? वर्गीकरण उन्होंने कितने भागों में करा था? वर्गीकरण जो करा था वो ऐसा करा था, पांच भागों में बांटा था। नंबर एक था मोनेरा, ये सब बालक लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में। मोनेरा बनाया। नंबर दो पे दिया था उन्होंने प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। उसके बाद दिया था कबक। उसके बाद कबक, फिर पादप, पादप जगत दिया था। और फिर कौन सा दिया था? जंतु जगत। जंतु जगत, इन भागों में उन्होंने टैक्सोनॉमी में वर्गीकरण में कहा था। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। पहले मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कवक के बारे में, फिर पादप और जंतु के बारे में, ठीक है। तो ये तो थोड़ी थोड़ी देर के हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये बड़े जगत हैं, ठीक है। जंतु जगत और पादप जगत, इन जगतों को हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके लिए लंबी क्लासें चलने वाली हैं, ये अलग अलग क्लासों में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इनके लिए हम आज पढ़ लेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक। पादप और जंतु के लिए मैं अलग अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अब देखें, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। अब हम पहले हेडिंग डालेंगे मोनेरा जगत, पहले मतलब इन्हें हम पढ़ते चले जाएंगे एक तरफ से, और मतलब लगातार वीडियो देखें, मतलब मिस ना करें कि वीडियो, अब आपको सब समझ में आ जाएगा। मोनेरा, ठीक है। तो पहले मोनेरा के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, मोनेरा क्या है, सही है।
तो इसमें सभी यूनिसेलुलर आते हैं, मतलब एक कोशिका। पहली बात तो ये एक कोशिका के बने हुए होते हैं। मैंने कोशिका में पढ़ा था, जिसने कोशिका वीडियो ना देखी है वो मतलब सर्च करके देख सकते हैं। तो मोनेरा जो मोनेरा जगत है उसमें जितने जीव आएंगे वो कैसे आएंगे, एक कोशीय आएंगे। एक कोशीय जीव आते हैं इसके अंदर, एक कोशीय जीव आते हैं। अगर आपसे कोई पूछा मोनेरा के अंदर कितने कैसे जीव आते हैं, तो यूनिसेलुलर, इसे यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यूनिसेल्युलर, सेल्युलर मतलब इनके अंदर केवल एक कोशीय जीव ही आएंगे। ठीक है, एक कोशीय जीव आते हैं इसके अंदर। नंबर 2 बात इसकी है, ये सभी समुद्री पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, जलीय जीव होते हैं, ये सभी जलीय जीव हैं, ये सभी जलीय जीव होते हैं। मोनेरा जगत में जितने भी जीव आएंगे वो कैसे होंगे, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जलीय जीव हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मोनेरा जगत के जो प्राणी हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पानी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी जलीय जीव हैं और कहाँ पाए जाते हैं, ये समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्री पानी में। ठीक है, या खारे पानी में, समुद्री पानी में पाए जाते हैं मोनेरा जगत के जीव। ठीक है, आगे हम इसके बारे में और भी लिखेंगे। मतलब इस ये जो जीव है प्रोकैरियोटिक जीव है। मैंने प्रोकैरियोटिक के बारे में वीडियो में मतलब कोशिका जो वीडियो पढ़ाई थी मैंने उसके अंदर बता दिया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें प्रारंभिक कोशिका होती है, उस समय की जब कोशिका बन रही होती है उस टाइम कोशिका होती है। तो इसके अंदर पाई जाने वाली कोशिका वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, मतलब शुरुआती कोशिका जिसमें केंद्रक का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ, जो केंद्रक अभी पूरी तरह से नहीं बना है, क्योंकि उसके अंदर जो केंद्रक की मेम्ब्रेन है, बोले तो केंद्रक की झिल्ली है, वो पूरी तरह से नहीं बनी है। इसलिए वो कैसी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो इसके सारे के सारे जीव कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं मोनेरा जगत के, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव होंगे, प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं सभी, क्योंकि केंद्रक की झिल्ली मौजूद नहीं होती, उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक जीव है ना। इसमें लिख भी देंगे, अतः केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, अतः केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है, विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनके प्रोकैरियोटिक जीव ही वो ही है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जिसके अंदर केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं होएगा, मतलब पूरी तरह से केंद्रक नहीं बनेगा, तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। या मतलब जिनमें केंद्रक की झिल्ली है, ये मतलब केंद्रक तो होता है लेकिन इसके ऊपर की पाई जाने वाली झिल्ली है वो आभास होता है सिर्फ हमारे लिए, कैसी है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। सही है, प्रोकैरियोटिक जीव होंगे। नंबर 3, इसके अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं वो कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लिखें तो इनके अंदर जीवाणु और नीले हरे शैवाल पाए जाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल आते हैं इनके अंदर से। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके अंदर आते हैं। सही है, अब देखिए पोषण कैसे करते हैं, इनका पोषण क्या है। सही है, ये पोषण के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, ये पोषण कैसे करेंगे, नेक्स्ट बात लिखेंगे कि इनका पोषण कैसे होता है। ये 2-4 चीज़ें तो मतलब इंपॉर्टेंट होती है, पोषण कैसे करते हैं, उत्सर्जन कैसे करते हैं, है ना, पोषण कैसे करेंगे। तो ये प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य से अपना भोजन बना लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। तो इसके बारे में प्रोटिस्ट मतलब मोनेरा जगत के बारे में आप जान रहे होंगे धीरे धीरे, और 1-2 बार और देखेंगे वीडियो तो आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं। सही है, ये कुछ परजीवी होते हैं, परजीवी मतलब जिसके ऊपर रहते हैं उसे ही खाते हैं। सही है, उसे परजीवी कहते हैं, जिसके ऊपर रहते हैं उन्हें ही खाते हैं, मतलब वही उनका घर है और उसमें से खाना खा रहे हैं। जैसे डींगर, सही है, हमारे सर में पड़ने वाली जू जो होती है, या डींगर जो होंगे, खटमल होंगे, जहाँ रहते हैं उसे ही खाते हैं। से कुछ परजीवी भी होते हैं, लेकिन डींगर बिंगर इसके अंदर नहीं आते हैं। सही है, मैं एग्जाम्पल 4 बता रहा हूँ आपके लिए, डींगर इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि डींगर बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन ये कुछ परजीवी जो होते हैं, परजीवी मतलब जैसे जीवाणु, जीवाणु में से कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिसके ऊपर रहेंगे उसे ही खाएंगे। सही है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट जगत डालेंगे प्रोटिस्टा जगत। अब 1 मिनट इसमें जो रह रहा होगा और देखिए, मैंने प्रोकैरियोटिक जीव में आपके लिए जीव बताया था, जीवाणु, है ना। जीवाणु बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवाणु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीवाणु जो है कैसा है, मतलब मोनेरा जगत का प्राणी है और इसमें इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। सही है, एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक, इसकी खोज बहुत आती है, पूछी जाती है। एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, ल्यूवेनहॉक
हॉक ने इसकी खोज की थी। सही है, लिख लेंगे इसे ल्यूवेन हॉक। अभी मतलब स्क्रीन पर फुल नहीं आ पा रहा है। आगे है मतलब इसे, अब इसके जीवाणु की खोज के लिए इसे बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है। इन्होंने क्यों क्या किया था, जीवाणु की खोज करी थी। और जीवाणु क्या था, देखिए केस नली होती है, केस नली। केस नली मतलब कैसे पता करा वायरस और जीवाणु में कैसे फर्क करें कि वायरस क्या है और क्या कहते हैं बैक्टीरिया क्या है। केस नली होती है एक, और केस नली हमारे ऐसे मान लो हमारे बाल है और बाल के अंदर हमने छेद कर दिया, ऐसी नली। ठीक है, अगर इसमें को जो जीवाणु अगर पार हो गया, जीवाणु अगर नहीं निकला, जो भी कण इसके अंदर नहीं निकला उसे नाम दे देते हैं जीवाणु। अगर इसमें को जो कण आसानी से निकल जाता है वो होते हैं विषाणु। ठीक है, तो इन्होंने इस तरह से इसकी जांच की थी। तो केस नली मतलब इन्होंने बताई थी, केस नली मतलब इस तरह से इन्होंने जांच की थी। तो मतलब जीवाणु की जो जांच हुई, जीवाणु की जब खोज हुई तो उन्होंने वो किसने की थी, एंटोनी ब्यून ल्यूवेनहॉक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरियालॉजी का पिता कहा जाता है, बैक्टीरियालॉजी का पिता। सही है, बैक्टीरियोलॉजी का पिता कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है इनके लिए, या हम दूसरा नाम इसके लिए कह देंगे कि जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। सही, जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है इनके लिए। अब मैं आशा करता हूँ आपके लिए बात समझ में आएगी। जीवाणु खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जीवाणु खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया खोज जिसने की थी तो ल्यूवेनहॉक के लिए बैक्टीरियोलॉजी का पिता भी कहा जाता है। अब जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये बात लिख लेंगे कि जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी होती है, काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ये बात भी हम लिख लेंगे इसमें। सही है ना। और ये द्वि मतलब अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक का मतलब अपने आप से मतलब विखंडन या मतलब दूसरा जनन करने से टूट के बिखरा या फिर कोशिकाओं में विभाजन होना वाला जनक करते हैं। कोशिका में विभाजित हुई और इनका जनन पूरा हुआ। ठीक है, तो जीवाणु के बारे में आप जान गए होंगे। दूसरी बात हम लिखेंगे, अब इससे अधिक जो जानकारी है मैं जो भी मतलब धीरे धीरे जब मैं आपके लिए क्वेश्चन लगाऊंगा इसके तो बीच बीच में देता रहा करूँगा। ठीक है ना, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आगे देखेंगे प्रोटिस्टा जनक, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। मोनेरा जगत हमने पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। दूसरा हेडिंग डालेंगे प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये कैसे, ये भी जलीय जीव है मगर ये पहले से एडवांस है। मतलब ये जो हैं पहले से एडवांस टाइप के, क्योंकि इनके अंदर केंद्रक पूरा बन गया। देखो जैसे जैसे कोशिका में विकास होता चला गया, जैसे जैसे कोशिका डेवलप होती चली गई, जैसे जैसे कोशिका के अंदर नए नए मतलब तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं, नए नए तरह के जो भी उनके अंदर अंग हैं वो आते चले गए, और मतलब जीवों जीवों में भी रूपांतरण होता चला गया। ठीक है, तो नंबर 1 पे लिखेंगे इसके लिए, ये जलीय जीव हैं। ये भी कैसे हैं, जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव हैं। से ये कैसे हैं, जलीय जीव पानी में रहते हैं। और कैसे हैं ये, मतलब अब इनके अंदर केंद्रक बन चुका है। पहले केंद्रक एडवांस था इसलिए दूसरा जगत में रखा गया इन्हें प्रोटिस्टा में। अब ये कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं। कैसे हैं, यूकैरियोटिक। अब ये यूकैरियोटिक जीव होंगे, यूकैरियोटिक जीव। यही पूछा जाता है जीवाणु किस प्रकार का जीव है तो प्रोकैरियोटिक लगाना। ठीक है, यूकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें। प्रोटिस्टा जगत में कैसे जीव आते हैं, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। सही है, और एक कोषीय होते हैं। कैसे होते हैं, एक कोषीय होते हैं। एक कोषीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होंगे, इनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है। इसका उदाहरण देखें तो इसके एग्जाम्पल में हम लिखेंगे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ एक संघ है, जब हम पढ़ेंगे जंतु जगत में। प्रोटोजोआ जो संघ है उसके जो जितने प्राणी हैं वो किसमें आते हैं, मोनेरा जगत मतलब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं, प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में कौन कौन से आते हैं, अमीबा आता है इसके अंदर, अमीबा आता है इसके अंदर। ठीक है, अमीबा, एंट अमीबा, सही है, पैरामीशियम, ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, अमीबा आता है इसके अंदर, पैरामीशियम आता है, पैरामीशियम। ठीक है, देखो हमारी हमारी आंत में हो पाया जाता है एंट अमीबा। ये नालियों की तलहटी से पाया जाता है। ये वाला अमीबा जो किसमें पाया जाता है, कि ये नालियों की तलहटी से समुद्र में पानी में पाए जाने वाले। और हमारी आंत में जो पाया जाता है वो कौन सा अमीबा है, वो एंट अमीबा होता है। कौन सा होता है, एंट अमीबा। सही है, पैरामीशियम, पैरामीशियम प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आता है। सही है, फिर युगलीना, युगलीना, और एक प्लाज्मोडियम है ना, प्लाज्मोडियम। देखो ये प्लाज्मोडियम इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। सही है, ये पाए जाते हैं प्रोटोजोआ जगत में, क्योंकि ये एक कोशिकीय के जीव होते हैं। और एक कोशिकीय के जीव में हमने किस में रखा था, प्रोटिस्टा जगत में रखा था। सही है, और एक संघ पाया जाएगा प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलिना और प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है,
प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। अगर हमसे पूछे मलेरिया कैसी बीमारी है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित बीमारी है, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। सही है। और उसका उस प्रोटोजोआ का प्राणी कौन है? प्लाज्मोडियम। मतलब जो मादा एनीफिलीज होती है, मच्छर, एक मच्छर होता है, मतलब एक मच्छर है, और मच्छर का नाम क्या है? मादा एनीफिलीज। मादा एनीफिलीज, एनीफिलीज नाम की जो मच्छर है, वो क्या करती है? अपने पैरों पर चिपका के लाती है ये वाला प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर में स्थानांतरित कर देती है, जिससे हमें मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया से अगर प्रभावित पूछे अंग कौन सा होता है, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है ह्यूमन बॉडी का, कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप बोलेंगे प्लीहा। कौन सा? प्लीहा। हमारा जो प्लीहा है, स्प्लीन जिसे हम कहते हैं, वो इससे प्रभावित होता है। ठीक है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्रभावित होने वाला अंग क्या है? तो प्लीहा होता है इससे प्रभावित। ठीक है। ये बहुत एडवांस में पढ़ा रहा हूँ आपके लिए, जो बच्चे सोचेंगे कि मतलब एडवांस नहीं पढ़ा सकता, मैं सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। क्योंकि ये जबकि 9th की क्लास में है नहीं। सही है। तो मैं इसमें प्लीहा जो होता है, प्लीहा को प्रभावित करता है ये। सही है। प्रभावित करता मलेरिया जो किसे प्रभावित करता है? प्लीहा, स्प्लीन। ये देखिए, अगर हमारा लीवर इस फॉर्म का बना हुआ है, तो ये अगला वाला अंग जो होता है ये प्लीहा होता है, इस पर सूजन चढ़ जाता है। जब मलेरिया होता है तो यहाँ पर दर्द भी बताते हैं बच्चे, मतलब जो पेशेंट होंगे इसके, तो वो किस में? ये प्लीहा में दर्द बताते हैं। ठीक है। तो मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? प्लीहा। सही है। देखिए शोर हो रहा है, इससे मतलब थोड़ा मतलब अपने कंट्रोल करेंगे। आगे देखेंगे मच्छर से होने वाला, मतलब ये मच्छर से हो रहा है। अब हम थे कहाँ पर, पहुँच गए कहाँ? युगलीना। युगलीना जो है, देखो युगलीना पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है। बीच की कड़ी का मतलब ये होता है कि बीच में, मतलब उभय है ये, मतलब उभय है। एक प्रकार से दोनों दोनों गुण पाए जाएंगे युगलीना के अंदर। युगलीना की बात करूँ मैं अगर, युगलीना क्या है? इसका ही प्राणी है कहने के लिए, प्रोटिस्ट जगत का। लेकिन ये क्या है? युगलीना के अंदर जंतु वाले भी गुण हैं। युगलीना के अंदर जंतु वाले भी गुण हैं और पादप वाले भी गुण हैं। मतलब पेड़ों की तरह भी ये अपना भोजन बनाता है और जंतु की तरह भी अपना भोजन बना लेता है। मतलब पादप की तरह ये, मतलब प्रकाश संश्लेषण में, मतलब प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाता है, और जंतु जगत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। अगर आप क्या कहते हैं, पूछा जाए आपसे कि पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी कौन है, तो युगलीना है। ठीक है। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। युगलीना कौन है? पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है। सही है। अब आगे देखो, इसके अंदर पोषण कैसे होता है, इन इन वाले प्राणियों के अंदर हमसे पूछे पोषण कैसे होएगा, ये प्राणी अपना पोषण कैसे करते हैं, प्रोटिस्टा जगत के का पोषण कैसे होता है, तो ये स्वयं पोषण भी करते हैं और परपोषण भी करते हैं, मतलब स्वयं पोषण भी करते हैं। ये बात हमें युगलीना से पता चल रही है कि स्वयं पोषण का मतलब ये स्वयं ही भोजन बना लेता है और औरों से ही भोजन बना लेता है, मतलब औरों के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, तथा परपोषण भी करते हैं। दोनों तरह का पोषण करते हैं। सही है। परपोषण भी करते हैं। तो मैं समझ पाऊँगा कि आपको समझ में आ रहा होगा सबका सब कि पोषण कैसे होता है इनका, अंदर स्वयं पोषण और प्रपोषण दोनों तरह का पोषण होता है। अब जिन जीवों में हरित लवक पाया जाएगा, मैंने आपको बताया था कोशिका के अंदर जिनमें हरित लवक पाया जाएगा, वो क्या करेंगे? वो स्वयं पोषण कर लेंगे। जिनके अंदर हरित लवक बोले तो क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा, वो क्या करेंगे? परपोषण करेंगे। सही है। अब प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम अगर देखो, ये मतलब एक परजीवी भी है इसके अंदर, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्यों है परजीवी? क्योंकि हमारे अंदर भी रह रहा है और हमें ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो प्लाज्मोडियम 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 जो है क्या है? एक परजीवी है। आपसे पूछिए प्लाज्मोडियम क्या है? एक परजीवी है। किस जगत का प्राणी है? तो हम बताएंगे इसे प्रोटिस्टा जगत का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? तो प्रोटोजोआ संघ। देखो संघ जगत ये अलग अलग होते हैं। मैं अभी देखो नेक्स्ट जो है मैं तुम्हें यही बताऊंगा। ठीक है। कि संघ जगत क्या है, ये मतलब लगाने के लिए भी आते हैं। सही है। देखो सबसे पहला आता है जगत। अगर हम इनसे कोई पूछा जाए तो सबसे पहले क्या आता है? जगत आता है। जगत। ठीक है। उसके बाद आता है संघ। सही है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज लगाने के लिए भी आई थी पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में। मैं कई टेस्टों में देख चुका हूँ कि ये सीरीज लगाने के लिए आई थी। जगत पहला आता है, संघ पहला आता है, इस तरह से। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आता है वर्ग। सही है। फिर आता है गण। फिर आता है गण। पहला जगत, संघ, वर्ग, गण। सही है। फिर आता है आपका कुल। कुल। फिर आता है वंश। फिर आता है जाति।
तो आपसे पूछा जाए अगर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, जाति, और जाति शब्द किसने दिया था, तो जॉन री ने दिया था, ये बात मैं बता चुका हूँ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे सब लिख लेंगे कि सबसे बड़ा कौन है इसमें, सबसे बड़ा जगत है, ब्रह्मांड सबसे बड़ा, फिर उसके बाद संघ आता है, फिर वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर जाति आती है। अगर हमसे इस क्रम में पूछा तो फिर जाति आएगी, फिर वंश आएगा, फिर कुल आएगा, फिर गण आएगा, फिर वर्ग आएगा, फिर संघ, फिर जगत। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लिख लेंगे अपनी कॉपी में। आगे देखते हैं। अब मैं मतलब 2 पढ़ा चुका हूँ, तीसरा आ रहा है कवक। अब तीसरे के बारे में जानेंगे। तीसरा है आपका कवक, कवक जगत। कवक के बारे में जानेंगे। तो कवक जो है ये नमीयुक्त स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे हैं। कैसे, नमीयुक्त पाया जाएगा ये, सही है। मतलब ये थोड़ा और एडवांस हो गया इसके अंदर। मतलब पहले जो पढ़ा था हमने वो एक कोशिकीय था, लेकिन प्रोकैरियोटिक था। दोबारा पढ़ा था हमने, क्या था वो, यूकैरियोटिक हो गया, उसके अंदर केंद्रक आ गया, उसके अंदर केंद्रक भी आ गया, केंद्रक के ऊपर झिल्ली भी आ गई, सही है ना। फिर अब तीसरी बार जो पढ़ेंगे, अब हम बहुकोशिकीय पढ़ेंगे। 1 से 2 कोशिका या 2 से अधिक कोशिकाओं के बने हुए जीव, सही है। तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। और कवक कैसे जीव है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, सही है। तो ये नमीयुक्त स्थान पर पाए जाते हैं, ये नमीयुक्त स्थान पर पाए जाते हैं, नमीयुक्त स्थान पर पाए जाते हैं, स्थान पर पाए जाते हैं, पर पाए जाते हैं, नमीयुक्त स्थान पर पाए जाते हैं। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 बात ये है, कैसे हैं, यूकैरियोटिक जीव है। कैसे जीव है ये, यूकैरियोटिक, मतलब इनके अंदर केंद्रक जो है पूरी तरह से बन चुका है। यूकैरियोटिक जीव है ये, सही है, यूकैरियोटिक जीव है। बच्चा मेरे पास अगर एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है बड़ा, तो क्या मैं एडवांस पढ़ा ना सकता। आप विश्वास कीजिए, मैं आपको अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आप विश्वास बनाए रखें तब। यूकैरियोटिक जीव होते हैं, सही है। फिर ये अधिकांश बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब बहुकोशिकीय जीव हैं ये, बहुकोशिकीय जीव हैं। ये बहुकोशिकीय होंगे, मतलब इनके अंदर बहुत कोशिकाओं के बने हुए हैं ये बहुकोशिकीय जीव। 1 से अधिक कोशिकाओं वाले जीव क्या कहलाते हैं, बहुकोशिकीय, जिनमें एक कोशिका न होकर 2 या 2 से अधिक कोशिका बन जाती हैं, सही है। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जाम्पल में लिखें तो म्यूकर, म्यूकर होती है फफूंदी, सही है। ये मतलब फफूंदी जो जम जाती है रोटी के ऊपर सफ़ेद कलर की, उसे फफूंदी कहते हैं, सही। तो म्यूकर कहते हैं उसे, वैज्ञानिक भाषा में क्या कहेंगे उसे, मतलब म्यूकर कहेंगे। यीस्ट आपने देखा होगा, यीस्ट मतलब कुछ दिनों के लिए आटा रख देते हैं, वो खट्टा पड़ने लगता है, तो वो क्या है, उसके अंदर कवक, कवक हो जाता है उसके अंदर, तो यीस्ट होता है, यीस्ट, सही है। तो ये किस प्रकार के हैं, सब यूनिसेलुलर हैं, यूनिसेल्युलर। यीस्ट जो क्या है, एक कोशिकीय है ना। अब इनका पोषण कैसे होता है, दूसरी बात ये है, कवक जगत का जो पोषण है वो किस प्रकार होता है। कवक जगत का जो पोषण है वो किस प्रकार होएगा, ये पोषण के लिए परपोषण होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषण है, मतलब दूसरों पर आश्रित रहते हैं पोषण के लिए, हमेशा दूसरों पर आश्रित रहेंगे पोषण के लिए, दूसरों पर आश्रित। जैसे हम दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं, क्या हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं, नहीं बना सकते, हम भी परपोषी हैं, क्योंकि हमें मतलब सब्जी चाहिए कि कहीं से, मतलब किसी न किसी जीव की हत्या करके खाने वाले मांसाहारी कहलाते हैं। तो परपोषण जो है, परपोषी हैं ये। और मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी मतलब मरे हुए के ऊपर एकदम से लगते हैं, सही है ना। तो ये मतलब मृतोपजीवी भी होते हैं, सही है। अब इनके अंदर पाचन, पाचन कैसा होता है, बाह्य कोशिका पाचन, बाह्य कोशिका पाचन होता है, बाह्य कोशिका पाचन, बाह्य कोशिका पाचन इनके अंदर होएगा, ठीक है। तो मैं समझ रहा हूँ भाई कि आपके लिए अब तक का ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसके अंदर सिर्फ मैंने जो बताने का प्रयास करा है वो बेसिकली बताया, बहुत बेसिकली वर्गीकरण के बारे में, शुरुआत कैसे हुई थी, एंड कैसे हुआ, ठीक है। और धीरे 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 कैसे सीरीज में आते चले गए, है ना। अब पहले पहले तो मतलब बिल्कुल केंद्रक ही ना था, फिर केंद्रक बनना स्टार्ट हुआ, तो वो उन्हें अलग जीव में रखा गया। फिर ये पूरी तरह से बन जाता है उन्हें अलग में, जब पूरी तरह से बन जाता है एक कोशिका बन जाती है। जब एक कोशिका मतलब एक कोशिका जुड़ी, 2-4 कोशिकाएं और जुड़ी, तब क्या बनाएंगे, वो बहुकोशिकीय जीव बनाती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है भाई, ठीक तरीके से। मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कोई कमी ना रह रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी जो भी मतलब मुझसे जो भी उम्मीद है, मतलब मैंने अगर कुछ इसमें कमी छोड़ी हो तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैंने यहाँ पर कमी करी थी, या फिर मतलब जो चीज़ को आप जानकारी चाहें कि हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी दीजिए, कि आप मुझे कमेंट करें। और कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि मतलब आपको क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो थैंक यू भाई साहब, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।